गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार, स्वागत है आज एक बार फिर से आपका कम्युनिटी की दुनिया में। सभी को राधे राधे। कैसे हो सबके सब? बहुत अच्छे हो ना, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। तो आपको पता है हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? बताओ देखे। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया की जो अपनी इंडिया के अंदर कैसे हेल्थ केयर डिलीवरी के सिस्टम बने हुए हैं, यानी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बने हुए हैं अपने इंडिया के अंदर। तो ये टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने देखा था कि अपनी इंडिया के अंदर जैसे 3 तरह के हेल्थ सेक्टर बने हुए होते हैं। एक होता है आपका प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, एक होता है आपका पब्लिक हेल्थ सेक्टर, एक आपका होता है वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी। कौन कौन से होते हैं? फटाफट से रिवीजन करो, बताओ दे कि कौन कौन से होते हैं। एक आपका होता है पब्लिक हेल्थ सेक्टर। क्या होता है? पब्लिक हेल्थ सेक्टर। पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर आपकी जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही या फिर गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही जो हेल्थ सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज होती है, वो आपका किसके अंदर आता है? पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर आता है, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेक्टर के अंदर आता है। और उसके बाद में अपन ने देखा था आपका प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के अंदर, जैसे प्राइवेट तरीके से भी आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये सब हो गए। अदर हेल्थ एजेंसीज के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज, ठीक है। तो अब अपन ने जो अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? पब्लिक हेल्थ सेक्टर वाला टॉपिक चल रहा था कि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जा रही है हेल्थ सर्विसेज है, कौन कौन से हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले कौन कौन से सेटअप चलाए हुए हैं, वो अपन देख रहे थे। उसके अंदर अपन ने देखा था आपका एक होता है अर्बन हेल्थ सर्विसेज, और एक होता है आपका रूरल हेल्थ सर्विसेज, एक आपका होता है ईएसआईसी वगैरह जैसे राज्य बीमा स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस स्कीम वगैरह, एक आपका होता है जैसे आयुष सेवाएं, एक आपका होता है अदर हेल्थ सेक्टर्स जैसे कि मिलिट्री, रेलवे, अस्पताल, ये सब। तो अब अपन ने अपना जो चल रहा था, अपन ने कौन सा पढ़ लिया था? अपने रूरल हेल्थ एजेंसी, रूरल हेल्थ सर्विसेज पढ़ लिया था, अर्बन हेल्थ सर्विसेज पढ़ लिया था, और तीसरे नंबर पे अपना आता है स्वास्थ्य बीमा योजना। पढ़ लिया था ना बच्चों? रूरल हेल्थ सर्विसेज पढ़ चुके हैं अपन। रूरल हेल्थ सर्विसेज के अंदर जैसे अपन ने देखा था कि रूरल एरिया के अंदर जैसे सब सेंटर होता है, पीएचसी होता है, सीएचसी होता है। और अर्बन हेल्थ सर्विसेज के अंदर अपन ने देखा था जैसे डिस्पेंसरीज होते हैं, जिला अस्पताल हो गया, मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो गया, जो परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम को चलाने वाले जो आपकी माइंड छोटे छोटे क्लिनिक्स हो गए, ये सब आपके अर्बन हेल्थ सर्विसेज में होते हैं। तो रूरल और अर्बन हेल्थ सर्विसेज अपन पढ़ चुके हैं, आपको पता ही है। और अगला अपना चल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। अच्छे से पता है ना क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन? हाँ, याद रखा करो, भूला मत करो। तो उसके बाद में सबसे पहला तीसरे नंबर का है स्वास्थ्य बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। अपन बहुत बार सुनते हैं ना, कौन यार मैंने स्वास्थ्य हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है, मेरा इसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था यार, इसको इलाज के पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो क्या होती है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, वो अपन देख रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इसके अंतर्गत निम्न 2 प्रकार की योजनाएं आती है। जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होती है उसके अंतर्गत अपनी 2 योजना आती है। कौन कौन सी? कर्मचारी राज्य बीमा योजना ईएसआई स्कीम, और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। एक तो आपकी होती है ईएसआई स्कीम और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ईएसआईसी अपन सुनते हैं ना, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स के अंदर वैकेंसी निकली है। तो वो ईएसआई क्या है? वो एक तरह की बीमा, इस मतलब ईएसआईसी क्या होता है? ईएसआईसी तो सॉरी हॉस्पिटल्स का नाम है, ये होती है आपकी ईएसआई स्कीम। ईएसआई स्कीम क्या होती है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी ये हॉस्पिटल्स, एक तरह का इनका हॉस्पिटल्स बना होता है जो कर्मचारियों के लिए होता है, स्पेशली बीमा वगैरह होती है उनकी। और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। चलो भाई क्या क्या होती है ये एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहला है अपना कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ईएसआई स्कीम। सबसे पहला क्या है? कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ईएसआई स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा योजना। और इसको अपन इंग्लिश के अंदर फुल फॉर्म लिखते हैं इसकी एम्प्लॉयज स्टेट
स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम कल कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों को बीमारी, व्यावसायिक दुर्घटना, प्रसूति, डिलीवरी आदि के दौरान नकद सहायता एवं मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। जो कल कारखानों के अंदर जो काम करते हैं, जो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कल कारखाने होते हैं, उनके अंदर जो काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको मेडिकल सुविधा देने के लिए, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उसके अंदर सुविधा देने के लिए, डिलीवरी करवाने के लिए, इन सब के लिए क्या दी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा एक हॉस्पिटल प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कल कारखानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों में व्यावसायिक बीमारियां तथा दुर्घटनाएं, ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। अपन सब लोग जानते हैं कि जो कल कारखानों के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर जैसे दुर्घटनाओं की, आपके एक्सीडेंट्स की, बीमारियां होने की बहुत सी संभावना रहती है। जैसे कि डिजीज की, जैसे अगर कोई सिलिका की फैक्ट्री के अंदर काम करता है तो उनको सिलिकोसिस हो जाएगा, या फिर कोई हाइट से ऊंचाई के ऊपर कोई काम करने वाले, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहां से गिर के एक्सीडेंट होने की ये सब संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। इनके अलावा उनमें अन्य दीर्घकालीन बीमारियां, क्रोनिक डिजीज के होने की संभावना भी रहती है। हालांकि इतना ही नहीं कि उनके अंदर आपकी नॉर्मल बीमारियां या फिर आपके एक्सीडेंट से नहीं होने की संभावना रहती है, सिर्फ उनके अंदर क्रोनिक बीमारियां होने की संभावना भी रहती है। यदि कर्मचारी महिला है तो वह गर्भवती भी हो सकती है। अगर कर्मचारी एम्प्लॉय अगर लेडीज है तो वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। इन स्थितियों के उत्पन्न हो जाने पर कई बार परिवार के पालन पोषण में बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है। इन विषम परिस्थितियों में बीमित व्यक्तियों तथा आवश्यकता अनुसार उनके परिवार को आर्थिक सहायता एवं मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रदान की गई है। अगर कोई, जैसे कि इसकी समरी बस इतनी है, ये तो पूरा लिखा हुआ है, लेकिन इसकी समरी ये है कि जो कल कारखानों के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं तो वहाँ उनके क्या है, बहुत सी रिस्क रहती है कि उनको बहुत सी क्रोनिक बीमारियां भी हो सकती है, कोई और तरह की बीमारी भी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर कर्मचारी अगर महिला है तो वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। इसलिए उनकी डिलीवरी के लिए, अगर डिलीवरी कंडक्ट होगी या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मतलब कि आपको पता है परिवार के लोगों का फिर पालन अगर एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक पैर चला गया एक्सीडेंट में, तो वो ही व्यक्ति था, वो अपने घर परिवार को चला रहा था कमा के, अब उसका पैर टूट गया तो अब वो अपने घर परिवार को कैसे चलाएगा, अपने घर परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। तो उसके ऊपर डिपेंड थी उसकी पूरी फैमिली। एक लेडीज को जब उसके बच्चा होता है, डिलीवरी होती है, तब उस बच्चे के लालन पोषण के लिए, तो ये जो कर्मचारी, जो आपके एम्प्लॉय जो कल कारखानों के अंदर जो काम करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, उनका क्या किया जाता है, एक स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। जैसे कि उनकी जितनी पेमेंट होती है उनमें से थोड़े 100-200 इतने जितने भी हो उतने रुपए काट करके उनका क्या किया जाता है, एक बीमा किया जाता है। और वो बीमा क्या होता है, जब उनको जरूरत पड़ती है तब वो काम आ सकता है वो बीमा उनके। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर लाइफ टाइम उसके घर वालों के क्या चलती रहेगी, उससे पेंशन चलती रहेगी, तो उसके घर वाले अपने अच्छे से गुजारा कर सकते हैं जिंदगी का। और जैसे अगर प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसको जैसे मैटरनिटी लीव मिलती है। ये सब क्या है, आपके ईएसआई स्कीम के अंदर आते हैं। ईएसआई स्कीम के अंदर ना सिर्फ मेडिकल सुविधा मिलती है आपको, इसके साथ साथ आर्थिक सुविधा भी मिलती है। आर्थिक सुविधा कैसे, जैसे कि अगर किसी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा था, उसकी डेथ हो गई तो उसके फैमिली वालों को पैसे मिलते हैं, पेंशन मिलती है, ये सब मिलते हैं। ठीक है, तो ईएसआई स्कीम के अंदर आपकी मेडिकल सुविधाएं भी मिलती है प्लस आर्थिक सुविधाएं भी मिलती है। तो अपने गवर्नमेंट के द्वारा जो फैक्ट्रीज के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए चलाई गई है ये स्कीम। इसको अपन क्या बोलते हैं, ईएसआई स्कीम। तो ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई गई है। ये क्या है, हर स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग अपने लेवल पे बनाई हुई स्कीमें होती है।
उसके बाद में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसका नाम होता है CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम क्या है भाई? केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों एम्प्लॉय को हेल्थ सर्विसेज प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई थी। जो स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होती है, ESIC वाली होती है, वो तो एक स्टेट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए होती है, स्टेट लेवल पे होती है। ये जो केंद्र के अंदर काम करने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, उनको सुविधा देने के लिए ये क्या बनाई गई है? आपकी CGHS बनाई गई है। इस योजना की शुरुआत सर्वप्रथम दिल्ली में 1954 में की गई थी। सबसे पहले इस CGHS की शुरुआत कहाँ की गई थी? दिल्ली के अंदर की गई थी 1954 के अंदर। और अब इस योजना में देश के अन्य शहरों को भी शामिल कर लिया गया, और अब सिर्फ दिल्ली के अंदर है ये योजना, ये और भी शहरों को इसके अंदर शामिल कर दिया। इस योजना के अंतर्गत निम्न लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रदान की जाती है। कौन कौन से लोगों को भाई? केंद्र सरकार के कर्मचारी तथा उनके परिजन। एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों को खुद को और उनके परिजनों को भी, यानी कि उनके गार्जियंस को भी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वर्कर है उनको भी और उनके परिजनों को भी। और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम कर रहे थे, अब वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनको दी जाती है। स्वायत्त शासी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी या फिर जो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी, उनके अंदर काम करने वाले कर्मचारी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो गया आपका, संसद सदस्य आदि। सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होता है, जो न्यायपालिका के अंदर होता है वो, और संसद के जो सदस्य होते हैं उनको दी जाती है। तो एक तो स्टेट गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको खुद को और उनके घर वालों को दिया जाता है। दूसरा, अगर कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो गया तो उस रिटायरमेंट कर्मचारी को। तीसरा, जो संसद के सदस्य होते हैं उनको। चौथा, जो न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको, और स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को। उसके बाद में चौथे नंबर का है अपना अन्य एजेंसीज। क्या? अदर एजेंसीज। अपन ने पढ़ा था ना, अर्बन हेल्थ एजेंसीज, रूरल हेल्थ एजेंसीज पढ़ा था ना अपन ने। अर्बन हेल्थ एजेंसीज था, रूरल हेल्थ एजेंसीज था, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम था। उसके बाद में चौथे नंबर का क्या था आपका? अन्य एजेंसीज, यानी कि अदर एजेंसीज में क्या क्या आती है? रेलवे अस्पताल और मिलिट्री हॉस्पिटल। अदर एजेंसीज में कौन कौन आते हैं? रेलवे हॉस्पिटल और मिलिट्री हॉस्पिटल, ये सब अदर एजेंसी में आते हैं। अब क्या होता है भाई आपका रेलवे हॉस्पिटल? क्या है? रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिजनों को डायग्नोसिस से प्रोमोटिव, उपचारात्मक तथा पुनर्निवास हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए रेलवे अस्पताल भी खोले गए हैं। भविष्य में इनके अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा संस्थाएं भी खोलने का प्रावधान है। कि आपके जो रेलवे विभाग के अंदर, जो रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं जो कर्मचारी होते हैं, ऐसे नहीं है हर कोई मुंह उठा के चला गया यहाँ पे, चलो हमारी पर्ची काटती, हमें क्या है ये बीमारी हो गई भाई साहब हमें दवाई दे दो, आपको कोई नहीं देगा। यानी कि जो रेलवे के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं उनके खुद के परिजन होते हैं, उनके लिए रेलवे हॉस्पिटल बनाया गया है। रेलवे हॉस्पिटल जो रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले कर्मचारी के लिए और उनके परिजनों के लिए बनाया गया है। उनको सारी तरह की सुविधाएं दी जाती है, डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट की, प्रमोशन की, रिहेबिलिटेटिव की, वो सारी तरह की सुविधाएं दी जाती है। और भविष्य के अंदर इनके अंदर चिकित्सा शिक्षा संस्थाएं भी खोलेगी, यानी कि यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स को, इन सबको ट्रेनिंग भी करवाई जाएंगी। उसके बाद में आपका आता है सेना अस्पताल, मिलिट्री हॉस्पिटल। मिलिट्री हॉस्पिटल क्या होता है? सैन्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों तथा उनके परिजनों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सेना अस्पताल खोले गए। जो सेना के अंदर, जो डिफेंस के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनके परिजन होते हैं, उनके लिए कौन से हॉस्पिटल खोले गए हैं? मिलिट्री हॉस्पिटल खोले गए हैं। इनके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल आदि भी खोले गए हैं। और आपके जो मिलिट्री हेल्थ, जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, इनके अंदर आपकी जैसे नर्सिंग कॉलेज भी खोली गई है और आपके मेडिकल कॉलेज भी खोली गई है, पैरा मेडिकल कॉलेज भी खोली गई है। ये सब भी, यानी कि आपकी जो मिलिट्री हॉस्पिटल होती है वहां पे नर्सिंग स्टूडेंट्स को, पैरा मेडिकल स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी करवाई जाती है।
उसके बाद में 5वें नंबर का आपका था आयुष सेवाएं, आयुष सर्विसेज। कौन सा? आयुष सर्विसेज। आयुष सर्विसेज का मतलब क्या होता है? आयुष सेवाओं के अंतर्गत निम्न 5 प्रकार की सेवाएं होती है, शामिल होती है। आयुष के अंदर नाम ही कितने हैं? 5 नाम है, तो 5 नाम है तो 5 ही सेवाएं दी जाएंगी। कौन सा? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। क्या? होम्योपैथी। तो ए का मतलब ए फॉर आयुर्वेदा यानी कि आयुर्वेद से रिलेटेड चीजें, वाई फॉर योगा यानी योगा मेडिटेशन को ध्यान में रखा जाता है इसमें, यू फॉर यूनानी और एस फॉर सिद्धा और एच का मतलब होम्योपैथी। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, कभी कभार एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। तो वाई का मतलब क्या होता है? आयुर्वेद। ए का मतलब आयुर्वेदा, वाई का मतलब योगा, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा और एच का मतलब है होम्योपैथी। तो आपकी जो जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर था वो खत्म हो चुका है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर अपन ने कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी? एक तो आपकी अर्बन हेल्थ, रूरल हेल्थ सर्विसेज पढ़ी थी। रूरल हेल्थ सर्विसेज में जैसे आपका सब सेंटर हो गया, ये सब पढ़े थे। और अर्बन हेल्थ सर्विसेज पढ़ी थी, जैसे डिस्पेंसरी हो गई, जिला अस्पताल हो गए, ये सब हो गए। और एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पढ़ी थी। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जैसे आपका ईएसआई, हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम के अंदर आज पढ़ा है, जैसे ईएसआई स्कीम आता है, सीजीएचएस आता है। उसके बाद में अपन ने जैसे अन्य एजेंसीज के अंदर जैसे रेलवे अस्पताल, मिलिट्री हॉस्पिटल और लास्ट में जैसे आयुष वाला पढ़ा था अपन ने, तो उसके अंदर आयुष की फुल फॉर्म आपको पता ही थी, तो ये सब अपने पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अगला आपका आता है निजी स्वास्थ्य सेक्टर यानी कि प्राइवेट हेल्थ सेक्टर। निजी स्वास्थ्य सेक्टर, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, ये क्या होता है भाई? हमारे देश में स्वास्थ्य देखभाल डिलीवरी तंत्र में निजी स्वास्थ्य सेक्टर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है भाई, समझ गए हम। यानी कि जो आपका पब्लिक हेल्थ सेक्टर का तो चलो भाई योगदान है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर होता है इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है? एक और जहां सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा रोगियों का निदान एवं उपचार निःशुल्क अथवा बहुत ही कम दरों पे किया जाता है। जो आपका पब्लिक हेल्थ सेक्टर पढ़ा था अपन ने, जो गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम चलाया जाता है, उसके अंदर आप सबको पता है वहां पे या तो निःशुल्क इलाज होता है बिल्कुल ही, या फिर बहुत कम पैसे लगते हैं इलाज के। और वही दूसरी ओर निजी क्षेत्र के अस्पतालों क्लिनिकों द्वारा रोगी का निदान एवं उपचार तुलनात्मक अधिक दरों पे किया जाता है। भाई प्राइवेट हॉस्पिटल खोला है अगलों ने, इतना खर्चा किया है तो पैसे तो लगेंगे इलाज के। यानी कि प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के अंदर आप सब भली बातें जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, इलाज के पैसे लगते हैं। और कोई भी पैसे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जितने पैसे लगते हैं उनकी बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में कि उस चीज के पैसे ज्यादा लगते हैं। निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत अस्पताल एवं क्लिनिक निजी व्यक्तियों तथा ट्रस्टों द्वारा चलाए जाते हैं तथा ये क्लिनिक व्यावसायिक होते हैं। और ये किसके द्वारा, जो अपना पब्लिक हेल्थ सेक्टर था वो किसके द्वारा चलाया जाता है? वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन ये जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर था वो किसके द्वारा चलाया जाता है? किसी निजी व्यक्ति, प्राइवेट कोई व्यक्ति, कोई खुद निजी, ये क्लिनिक कैसे होते हैं? कोई निजी व्यक्तियों द्वारा या फिर किसी ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं। और ये क्लिनिक कैसे होते हैं? व्यावसायिक होते हैं। उसके बाद में निजी क्षेत्र में कुछ एक धर्मार्थ चिकित्सालय और क्लिनिक भी संचालित है जहां पर रोगियों का निदान निःशुल्क अथवा बहुत ही कम दरों पे किया जाता है। कुछ जो समाज सेवा करने वाले होते हैं, कुछ जो धर्मार्थ जैसे धर्मशाला वगैरह जैसे बनाए होते हैं, वैसे हॉस्पिटल भी बनाए हुए होते हैं। तो वहां पे भी क्या है, आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कुछ ऐसे हॉस्पिटल जैसे ट्रस्ट के द्वारा कोई हॉस्पिटल बना दिया, किसी कोई बड़ा बिजनेसमैन था उसने क्या है, एक जैसे कोई एक भलाई के लिए या फिर किसी धर्म करने पुण्य का काम करने के दौर के ऊपर उसने बनाया, तो वो प्राइवेटली है, खुद अपने पैसों से बनाया, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। लेकिन वहां पे लोगों का इलाज कैसा होता है? निःशुल्क इलाज होता है। किसी ट्रस्ट का हॉस्पिटल हो गया तो वहां पे भी इलाज निःशुल्क और सस्ती दर पे होता है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी निःशुल्क इलाज होता है। लेकिन
अपन जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल जानते हैं प्राइवेट वाले, उनके अंदर नहीं होता है, जो ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं उनके अंदर होता है। उसके बाद में पिछले कुछ समय से निजी क्षेत्र में अस्पतालों तथा क्लिनिकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। और आप सबको पता है डेली अपन देखते हैं ये मेडिकल खुल गया, ये आपका हॉस्पिटल खुल गया, ये क्लिनिक खुल गया, डेली आपको पता है इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये अस्पताल तथा क्लिनिक जन समुदाय को एलोपैथिक के साथ साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, योगा, नेचुरोपैथी आदि सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों युक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और इनके अंदर न सिर्फ एलोपैथिक दवाइयां दी जाती है, इनके अंदर जैसे नेचुरोपैथी के क्लिनिक भी बने हुए हैं, होम्योपैथी के क्लिनिक भी बने हुए हैं, आपके जो योगा के क्लिनिक भी बने हुए हैं, ये सब सारी तरह के क्लिनिक बने हुए हैं। हालांकि निजी क्षेत्र में संचालित अस्पताल तथा क्लिनिक जन समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। जो निजी क्षेत्र के अंदर जो संचालित अस्पताल और क्लिनिक होते हैं ना, वो जन समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन कई स्थानों पर प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की आड़ में अप्रशिक्षित चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ आदि भी इन क्लिनिकों का संचालन कर रहे हैं, जो कि कई बार रोगी को अत्यधिक खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, अपनी एक माइंड सेट रहता है, अपना एक ऐसे मान लो अपनी एक थिंकिंग रहती है। अपन सोचते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जैसे साफ सफाई भी ज्यादा रहती है, इलाज भी अपन मानते हैं कि अच्छा होता है, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं कि हालांकि हम मानते हैं इलाज सही होता है, लेकिन कभी कभार क्या है, स्टाफ की कमी होने के कारण, जैसे यहाँ पे स्टाफ कम होता है या फिर डॉक्टर्स की कमी होने के कारण जो बिना ट्रेनिंग किए हुए डॉक्टर्स है, बिना एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर्स काम करते रहते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, बिना नर्सिंग किए हुए नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है किसके पास क्या डिग्री है क्या नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट किसके लगा रहे हैं, काम वहां पे उनकी जगह कौन कर रहा है। ये सब बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब भली बातें जानते हो इस बात को। और लेकिन ये आप जो पेशेंट होता है उसके लिए कभी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र के अस्पतालों तथा क्लिनिकों में रोगी का निदान एवं उपचारात्मक महंगी दरों पर किया जाता है। ये तो आपको पता ही है भाई, वहां पे इलाज तो महंगा होता ही है, जो कि गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता, क्योंकि इन परिवारों के पास इतनी महंगी दरों के ऊपर दवाई लेना इनके लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप सबको पता है जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं इनके अंदर इलाज क्या होता है, बहुत महंगा होता है। जो हाई फाई सोसाइटी वाले होते हैं वो तो ये इलाज अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो बेचारा एक गरीब और मध्यम वर्ग का लोग है वो इस इलाज का खर्चा नहीं उठा सकता है। उसके बाद में अगला अपना एक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपन ने देखा था ना, पब्लिक हेल्थ सेक्टर देख लिया अपन ने, एक अपन ने प्राइवेट हेल्थ सेक्टर भी देख लिया है। उसके बाद में अगला आपका आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको आजकल पीपीपी के नाम से जानने लगे। अपन बोलते हैं ना गवर्नमेंट ने इसको पीपीपी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इसे संक्षिप्त में पीपीपी के नाम से भी जाना जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है भाई बच्चों, देख लो आराम से। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसी प्राइवेट पार्टी तथा गवर्नमेंट एंटिटी के मध्य होने वाला एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका उद्देश्य पब्लिक को बेहतर सर्विसेज की क्रियान्विति सुनिश्चित करता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, पीपीपी मोड क्या होता है। पीपीपी मोड के अंदर आप सब अच्छी तरह के अपन बोलते हैं ना, यार रेलवे को पीपीपी के मोड के अंदर दे दिया, ये बैंक को पीपीपी मोड के अंदर दे दिया, बिजली विभाग को इसके अंदर दे दिया। यानी कि ये पीपीपी मोड क्या होता है, इसके अंदर आपका एक गवर्नमेंट और जो एक प्राइवेट एक जो सेक्टर और जो गवर्नमेंट होते हैं उनके बीच में एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है। यानी कि वो एजेंसीज तो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही एजेंसीज है, लेकिन किसी प्राइवेट हाथों के अंदर सौंप दी जाती है, वो किन्हीं प्राइवेट लोगों को दे दी जाती है और एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड है। क्यों दे दिया भाई, आपको पता है गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सेक्टर होते हैं, तो हर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट की इतनी अच्छे से कमांड नहीं हो पाती है।
भाई हर सब सेंटर को जो वहां पे प्रधानमंत्री बैठा हुआ है वो हर सब सेंटर को आके थोड़ी संभालेगा, हर जिला अस्पताल को आके थोड़ी संभालेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक बंटवारा कर दिया जिससे कि क्या उन पे कंट्रोल अच्छे से रह सके और लोगों को और बेहतर सुविधाएं मिल सके। तो जो पीपीपी मोड है उसके अंदर वो क्या होता है, वो आपका प्राइवेट हेल्थ सेक्टर सॉरी जो वो आपका एक किसी प्राइवेट पार्टी और गवर्नमेंट एंटिटी के मध्य होने वाला एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके इसके अंतर्गत प्राइवेट पार्टी फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिस्क या मैनेजमेंट रिलेटेड जिम्मेदारियों का वहन करती है। इसमें रिम्यूनरेशन परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो प्राइवेट जो पार्टी होती है जो जिसके अंदर आपका ये कोई भी सेक्टर आता है वो क्या करती है, वो फाइनेंशियल अगर कोई लॉस हुआ है, कोई टेक्निकल लॉस हुआ है तो उन सब का वहन वो खुद करती है। भाई गवर्नमेंट के द्वारा तो जितना बजट उनके पास आना है उतना ही आएगा, लेकिन उनको कोई लॉस हो जाता है, कोई टेक्निकल लॉस हो जाता है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, कोई मैनेजमेंट रिलेटेड जो दिक्कतें होती है उनका वो खुद ही जिम्मेदारी लेते हैं। और इसके अंदर जो आपका रिम्यूनरेशन यानी कि जो प्रमोशन होता है वो आपका परफॉर्मेंस के बेस पे होता है कि आप काम कितना अच्छा कर। ये नहीं कि आपने 5 साल काम किया तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, ईयर के ऊपर प्रमोशन नहीं होता है, इसके अंदर आप काम के ऊपर प्रमोशन होता है। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत प्राइवेट पार्टी पब्लिक को बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड करने के अकाउंटेबल होती है। सर्विसेज के एवज में भुगतान निम्न प्रकार से हो सकते हैं। और जो प्राइवेट जो पार्टी है वो सोचती है कि मैं जो है क्लाइंट को अच्छे से अच्छे बेहतर सुविधाएं दे सकूं। या तो पूर्ण भुगतान सर्विस यूजर्स द्वारा किया जाता है या फिर पूर्ण भुगतान गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा किया जाता है। इसके अंदर ये ऐसे बोल रहा है कि जो आपने जो सुविधाएं ली है जिनका आपने क्या किया है, सर्विसेज की एवज में भुगतान, आपने कोई भी मान लो आपने कोई भी हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं ली है तो उनका भुगतान आप किसको करते हो, या फिर आपकी जो आपको जो सेवाएं दी जा रही है जो पीपीपी मोड के अंदर जो पब्लिक को जो सेवाएं दी जाती है उनका भुगतान कौन करता है। तो या तो पूर्ण भुगतान होता है सर्विसेज, या तो पूर्ण भुगतान सर्विस यूजर द्वारा, या तो पूरा का पूरा पेमेंट कौन करते हो, आप खुद करते हो, आप खुद काम में ले रहे हो। भाई मान लो आप किसी हॉस्पिटल के अंदर दिखाने जा रहे हो, वो हॉस्पिटल पीपीपी मोड के अंदर है तो या तो आपके इलाज का खर्चा पूरा का पूरा आप खुद दोगे, वहां पे सर्विसेज यूजर द्वारा दिया जाता है, या फिर पूर्ण भुगतान गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा दिया जाता है, या फिर जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है वो आपके इलाज का खर्चा उठाती है, या फिर कुछ भुगतान सर्विसेज यूजर द्वारा और कुछ गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा, या फिर कुछ एक भुगतान तो थोड़ा बहुत जैसे 20% 30% तो आपके द्वारा लिया जाता है और बाकी का बचा हुआ गवर्नमेंट एजेंसी देती है। तो अपन जैसे कोई भी पीपीपी मॉडल का जैसे हॉस्पिटल है उसके अंदर जैसे सपोज करो अपन दिखाने जाते हैं तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि आपको जो आपका जो खर्चा होता है वो कौन उठाता है, या तो आप खुद उठाते हो, पूरा का पूरा पेमेंट आप खुद करोगे, या फिर पूरा का पूरा आपका पेमेंट गवर्नमेंट करेगी, या फिर कुछ एक पेमेंट आप कर दोगे, कुछ एक पेमेंट गवर्नमेंट कर देगी। तो उसके बाद में अपना ये टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट होता है आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वाला। एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं कि इसके अंदर आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो आज की क्लास में सबसे पहला अपन ने देखा था पब्लिक प्राइवेट पार्टनर सॉरी पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर पढ़ा था अपन ने। पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर अपन ने क्या देखा था, सबसे पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर अपन ने पब्लिक हेल्थ सेक्टर वाला टॉपिक चल रहा था अपना। और पब्लिक हेल्थ सेक्टर सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक बार फिर से वापस शुरुआत से ही समरी कर लेते हैं कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा है। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर अपन ने 3 टाइप की पढ़े थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेक्टर, पब्लिक हेल्थ सेक्टर कौन सा है सबसे पहला, पब्लिक हेल्थ सेक्टर, और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर और वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। एक तो आपका पब्लिक हेल्थ सेक्टर, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर और वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था पब्लिक हेल्थ सेक्टर,
और पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर अपन ने क्या देखा था कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर 5 तरह की सर्विसेज होती है। 5 तरह की सर्विसेज कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी होती है अर्बन हेल्थ सर्विसेज। कौन सी? अर्बन हेल्थ सर्विसेज। और आपकी रूरल हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और अन्य एजेंसी जैसे रेलवे अस्पताल, सेना अस्पताल और आयुष सेवाएं। तो कौन कौन सी होती है बताओ। देखिए बच्चों, बहुत बार रिवीजन करवा चुकी हूँ। अर्बन हेल्थ सर्विसेज, रूरल हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, अन्य एजेंसी जैसे रेलवे हॉस्पिटल और आयुष सेवाएं। अर्बन और रूरल वाले अपन पहले पढ़ चुके थे। आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? अन्य एजेंसी। अन्य एजेंसीज के अंदर अपन ने देखा था कौन कौन सी होती है। एक आपकी होती है ईएसआई स्कीम और एक आपकी होती है सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, आप एक तो कौन सी देखी थी अपन ने? ईएसआई स्कीम। और एक कौन सी देखी थी अपन ने? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ईएसआई स्कीम क्या होती है? जो इसका ओवरऑल ब्रीफ रिव्यू बता देती हूँ। ईएसआई स्कीम के अंदर आपकी जो फैक्ट्रीज के अंदर जो काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम बनाई जाती है। उनके लिए एक, जो फैक्ट्रीज में जो काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनको क्या है, बहुत सारे जैसे एक्सीडेंट्स का खतरा भी रहता है, बहुत सारी बीमारियों का खतरा भी रहता है। प्रेग्नेंट लेडीज भी होती है तो उनको डिलीवरी भी करवानी होती है। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो फिर उसके ऊपर जो फैमिली है वो पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंड थी, तो उसके जो पूरा लाइफ जो उसके फैमिली के लोगों का लालन पालन करने के लिए उनका जो खर्चा होता है उनके लिए एक, जैसे नॉर्मल अपन जैसे एलआईसी वगैरह करवाते हैं ना, वैसे ही एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होती है जो कि फैक्ट्रीज के अंदर जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उनके लिए बनाई जाती है। और हर स्टेट की ये आपके सेंटर की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, सेंट्रल लेवल की इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, ये आपकी स्टेट लेवल की इंश्योरेंस स्कीम है। जो स्टेट के कर्मचारी होते हैं उन स्टेट के कर्मचारी के लिए बनाई जाती है। ये तो स्टेट लेवल के ऊपर बनाया जाता है। एक ईएसआईसी हॉस्पिटल होता है, उसके अंदर क्या है, जो ये जो मरीज होते हैं इनकी डिलीवरी करवानी है, इन जो प्रेग्नेंट लेडीज की, उन सब का काम क्या कर, उनके द्वारा जो बीमा करवाई गई है उस खर्चे से इनका इलाज होता है। ईएसआई स्कीम बोलते हैं, इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम से स्कीम के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर ना सिर्फ मेडिकल सुविधाएं, इसके अंदर आर्थिक सुविधा भी दी जाती है। होता ऐसा है कि जैसे कि आपको हिंदी के अंदर बताते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसे कभी कभार ऐसे टंग स्लिप हो जाती है, बोलते कुछ है बोला कुछ जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हिंदी की वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप सब जानते हो अपन हर जगह इंग्लिश में ही पढ़ते हो, लेकिन ये शायद पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या है, आपको पूरी तरीके से हिंदी के अंदर एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको मिस्टेक्स के अंदर ध्यान नहीं देना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में आपकी थी सेंट्रल हेल्थ स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम क्या होती है? जो केंद्र के अंदर जो काम करने, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनके लिए ये हेल्थ स्कीम बनाई जाती है। इसके अंदर किस किस के लिए बनाई जाती है? ये या तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और उनके परिजनों के लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रिटायरमेंट हुए कर्मचारी हैं उनके लिए, स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी के लिए, आपका रिटायरमेंट हो, कोई न्यायाधीश रिटायरमेंट हो जाता उनके लिए, या फिर संसद के सदस्यों के लिए। उसके बाद में अन्य एजेंसीज में अपन ने पढ़ा था, अदर एजेंसीज में रेलवे हॉस्पिटल और मिलिट्री हॉस्पिटल। रेलवे हॉस्पिटल क्या था? जो रेलवे के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनके परिजनों के लिए और उन कर्मचारी के लिए एक क्या बनाया होता है? रेलवे हॉस्पिटल बनाया होता है। जैसे अपने हॉस्पिटल्स में सुविधाएं दी जाती है नॉर्मल हॉस्पिटल में, वैसे ही उनमें दी जाती है सुविधाएं। सेना अस्पताल किसके लिए बनाया जाता है? जो सेना के अंदर जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए और उनके परिजनों के लिए सेना अस्पताल बनाया जाता है। और यहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल की, नर्सिंग की, पैरामेडिकल की इनकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था आयुष सर्विसेज। आयुष सर्विसेज में ए का मतलब क्या था? आयुर्वेदा, वाई का मतलब क्या था? योगा, यू का मतलब क्या था? यूनानी, एस का मतलब क्या था? सिद्धा, और एच का मतलब था होम्योपैथी। उसके बाद में
प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या आता है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट हेल्थ प्राइवेट हेल्थ सेक्टर का भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में बहुत बड़ा योगदान है। अब जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है, इलाज या तो निःशुल्क होता है या फिर बहुत कम दर के ऊपर होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर की बजाय जो इलाज होता है वो महंगा होता है और निःशुल्क नहीं होता है। लेकिन फिर भी कभी कभार ट्रस्ट के द्वारा किसी धर्मार्थ चिकित्सालय कोई बनाए जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जैसे अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज होता है वैसे ही निःशुल्क इलाज होता है। और ये अपन ने देखा था कि जो इसके अंदर क्लिनिक के ये अच्छी सेवाएं देते हैं, लेकिन कभी कभार यहाँ पे बिना ट्रेन किए हुए नर्सिंग स्टाफ या फिर जो आपके डॉक्टर्स हैं वो भी काम करते हैं, इससे पेशेंट की जान को भी खतरा रहता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अपन शॉर्ट फॉर्म में पीपीपी के नाम से भी जानते हैं। पीपीपी क्या होता है, एक प्राइवेट पार्टी और गवर्नमेंट एंटिटी, एक तो प्राइवेट पार्टी हो गई, एक गवर्नमेंट एंटिटी के बीच में एक लॉन्ग टर्म में, ऐसे नहीं है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे 10 साल का, 15 साल, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि प्राइवेट जो एंटिटी होती है वो खुद क्या करती है, उस हॉस्पिटल का फाइनेंशियल, आपका टेक्निकल और मैनेजेरियल सारी के सारी जिम्मेदारी वो खुद उठाती है। और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो रिम्यूनरेशन होता है वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आधारित होता है। और यहाँ पे जो वो क्या करते हैं, वो बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। जो प्राइवेट जो पार्टी होती है वो पब्लिक को बेहतर से बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, जितनी बेस्ट सर्विसेज पॉसिबल हो सके। उसका अपन जो इलाज करवाते हैं उनका खर्चा कौन उठाते हैं, या तो अपन सारा खर्चा अपने को खुद को देना पड़ता है, या फिर सारा खर्चा गवर्नमेंट देती है, या फिर कुछ खर्चा अपन देते हैं और कुछ खर्चा गवर्नमेंट देती है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे आप, और अपना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वाला टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।